माइक और केट एक बहुत बड़े बिल्कुल साफ सफेद कमरे में कदम रखते हैं। एक ऐसी जगह जो इतनी साफ और खाली है कि अननेचुरल लगती है। जैसे ही वो दीवार पर लगा लाल बटन दबाते हैं, एक शांत रोबोटिक आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वो उन्हें बताती है कि वो ऑफिशियली एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। रूल्स सिंपल है पर काफी कठिन। अगर वो दोनों 50 दिन तक इस बिल्कुल साफ सफेद कमरे के अंदर रह पाते हैं तो वो $5 मिलियन कमाएंगे। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक बाहर निकल गया तो प्राइज मनी घटकर सिर्फ 1 मिलियन रह जाएगी। एक और कड़वी बात भी है, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बस एक दूसरे का साथ और आसपास की खाली दीवारें। वो आवाज ये भी समझाती है कि वो एक्स्ट्रा चीजें मंगवा सकते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी ऑर्डर करेंगे उसका पैसा उनके प्राइज मनी से काट लिया जाएगा। जब अनाउंसमेंट खत्म होती है, माइक और केट तुरंत खुद को याद दिलाते हैं कि उन्हें पैसे कमाने का दुनिया का सबसे आसान तरीका मिल गया है। केट तो इस एक्सपेरिमेंट को अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत की तरह देखती है। वो सजेस्ट करती है कि वो रिवॉर्ड को बराबर बांट लें ताकि बाद में कोई बहस ना हो, ये उम्मीद करते हुए कि वो सब कुछ समझदारी से इन्वेस्ट करेगी। लेकिन माइक को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बीचेस, पार्टीज और कभी काम न करने का सपना देखता है। जैसे जैसे वो जगह को देखते हैं, उन्हें समझ आता है कि इसका नाम इमैक्युलेट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखा गया था। हर चीज बिल्कुल चमकती हुई सफेद है, ना कोई डेकोरेशन, ना ध्यान भटकाने वाली कोई चीज, बस एक प्लेन बिस्तर, एक छोटी बेंच और एक बाथरूम जिसे एक बार में एक ही इंसान इस्तेमाल कर सकता है। दरवाजे के पास एक लाल बटन है उन लोगों के लिए जो हार मानना चाहते हैं। एक टच स्क्रीन पैनल है जहां से वो सामान ऑर्डर कर सकते हैं और एग्जिट के ऊपर एक बड़ा सा काउंटडाउन क्लॉक हर बजते हुए सेकंड का ट्रैक कर रहा है। उनका खाना असली खाना भी नहीं है, वो बस एक गाढ़ा बिना स्वाद वाला सफेद शेक है जो उनकी डेली न्यूट्रिशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। पूरे दिन लाइट अपने आप बदलती रहती है, सुबह के लिए ब्राइट, दोपहर के लिए वार्म और रात के लिए डिम। और जब सोने का वक्त होता है तो एक हल्की घंटी बजती है जो इशारा करती है कि उन्हें अब सो जाना चाहिए। टच स्क्रीन में एक इनबिल्ट अलार्म क्लॉक भी है। माइक ने फैसला किया कि वो इस सब को एक वेकेशन की तरह लेगा और वो जल्दी उठने से मना कर देता है। केट, जिसे एक डिसिप्लिन की जरूरत है, खुद को संभालने के लिए जल्दी का अलार्म लगाती है। अगली सुबह केट बाथरूम जाती है, आईने में खुद को देखती है और अपनी डेली अफर्मेशंस बोलती है। ये उसके दिमाग को मजबूत रखने का तरीका है। नहाने के बाद दोनों अपने गंदे कपड़े लॉन्ड्री में डाल देते हैं और बदले में उन्हें सिंपल कलर कोडेड पजामाज मिलते हैं। अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए केट ये समझने की कोशिश करती है कि डॉक्टर यान, जो इस एक्सपेरिमेंट का मिस्टीरियस क्रिएटर है, उसने ऐसा कुछ क्यों डिजाइन किया होगा। माइक बताता है कि उसने एक बार यान के पुराने टेस्ट में से एक पर डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसका अंजाम एक वर्किंग क्लास फैमिली के लिए बहुत बुरा हुआ था। किसी को नहीं पता कि डॉक्टर ये एक्सपेरिमेंट क्यों करता है, बस इतना पता है कि वो बेहद अमीर है और इंसान एक्सट्रीम कंडीशन में कैसा बिहेव करता है ये जानने का उसे शौक है। लेकिन उस सफेद कमरे के अंदर बोर्डम उनका पहला असली दुश्मन बन जाता है। केट शांत रहने के लिए मेडिटेट करती है जबकि माइक रैंडम सवालों पर अजीब अजीब बातें करने लगता है, जैसे कि पूरा कमरा सफेद क्यों है या ब्रश करते वक्त सही डायरेक्शन कौन सी है। जब भी वो काउंटडाउन क्लॉक को लेकर ज्यादा परेशान होने लगता, केट उसे होश में लाती और याद दिलाती कि अगर वो इसे देखता रहा तो पागल हो जाएगा। उसकी कोशिशों के बावजूद माइक को सोने में दिक्कत होने लगती है और वो हर गुजरते दिन के साथ बेचैन होने लगता है। केट अपना रूटीन, अफर्मेशन और बिस्तर साफ करने पर टिकी रहती है और जब भी माइक टूटने लगता है वो उसका हौसला बढ़ाती है। जब केट मेडिटेट करती है, माइक कमरे में जॉगिंग करके खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करता है। बोर्डम से लड़ने के लिए माइक और केट ने बचकाने गेम बनाने शुरू किए और यहाँ तक कि उस खाली कमरे के बीच में डांस भी किया ताकि वो खुद को जिंदा महसूस कर सके। हर बार जब उनके पजामाज गंदे होते वो उन्हें लॉन्ड्री में डालते और वैसा ही एक नया सेट उन्हें मिल जाता। दिन एक दूसरे में घुलने लगे और देखते ही देखते लगभग 4 हफ्ते बीत गए। 27वें दिन आखिरकार कुछ ऐसा हुआ जिसने उस बोरिंग रूटीन को तोड़ा। माइक ने एक छोटे से कीड़े को सफेद फर्श पर चलते हुए देखा। जब से वो अंदर आए थे ये पहला जिंदा जीव था जो उन्होंने देखा था। खुश होकर
वो उसके पास ऐसे बैठ गया जैसे वो कोई पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त हो। वो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई पेट हो। उसने अपने मील शेक की एक बूंद उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस लिक्विड ने जमीन को छुआ, मैकेनिकल आवाज ने उन्हें वार्निंग दी और कहा कि खाना सिर्फ पार्टिसिपेंट के इस्तेमाल के लिए है। इस चिंता में कि वो कीड़ा उस सफेद चेम्बर में बच नहीं पाएगा, माइक ने उसे बाहर की दुनिया में छोड़ने की गुजारिश की। केट ने समझाने की कोशिश की कि वो आवाज इंटरैक्टिव नहीं है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती है और सिर्फ ये पूछने के लिए एग्जिट बटन दबाने से वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये डिसएग्रीमेंट एक लड़ाई में बदल गया। माइक ने जिद की कि एक नन्हे से जीव को भी दया मिलनी चाहिए। केट ने पलटकर जवाब दिया, उसे एरोगेंट कहा क्योंकि वो खुद को मोरली सुपीरियर समझ रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वीगन है और केट नहीं। बहस इतनी बढ़ गई कि केट ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ अपने अमीर बाप को चिढ़ाने के लिए वीगन बना है, उस बाप के लिए जिसने उसे सब कुछ दिया। जब माइक ने ये जताने की कोशिश की कि वो एक स्ट्रगलिंग स्ट्रीट आर्टिस्ट है जिसने असली दुख झेला है, केट गुस्से में वहाँ से चली गई और फ्रस्ट्रेशन में उसका पैर गलती से उस कीड़े पर पड़ गया। उसका शरीर तुरंत कुचल गया। वो डर कर वहीं जम गई, ये कहते हुए कि वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन माइक अपने आप को ये यकीन नहीं दिला पा रहा था कि वो एक एक्सीडेंट था। बाकी का पूरा दिन वो एक कोने में मुंह फुलाए बैठा रहा और उसने बात करने से मना कर दिया। आखिरकार वो टूट गया। दिन भर कुछ ना करना उसे मेंटल और इमोशनल लेवल पर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रूल के हिसाब से हर पार्टिसिपेंट 2 चीजें मंगवा सकता था, तो माइक ने एक आइटम ऑर्डर किया। भले ही इसकी वजह से उनके प्राइज मनी से $100,000 कम होने वाले थे। केट ने इसका सख्त विरोध किया, पर माइक को उसकी इजाजत की जरूरत नहीं थी। वो चीज आ गई, एक अकेला हरा क्रेयॉन। ये सुनने में मजाकिया लगता है, पर माइक के लिए ये ऑक्सीजन की तरह था। कम से कम अब वो फिर से ड्रॉ कर सकता था। उसने तुरंत सफेद दीवारों पर स्केचिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद केट ने उसे अपनी तस्वीर बनाने को कहा। माइक मान गया, पर उसने साफ कह दिया कि वो कोई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट नहीं बनाएगा क्योंकि वो उसे बेजान लगते हैं। केट को ये बात चुभ गई और उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा। उसे लगा कि माइक रियलिज्म इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो उसकी कमियों को दर्शाना नहीं चाहता। एक और बहस शुरू हो गई और वो वहाँ से चली गई। माइक तब तक ड्राइंग करता रहा जब तक क्रेयॉन खत्म नहीं हो गया। उसने बाथरूम की टाइल और टॉवल्स पर हरे निशान छोड़ दिए। केट फिर से चिढ़ गई, पर बाद में उसने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। ये अकेलापन उसे उम्मीद से ज्यादा तोड़ रहा था। कम से कम अब सिर्फ 20 दिन बचे थे, लेकिन आने वाले दिन खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक सुबह केट बाथरूम में जाती है और वहाँ उसे फर्श पर एक बंदूक पड़ी मिलती है। वो तुरंत माइक को बुलाती है। दोनों उसे छूने से डर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो लोडेड है या नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है, ये सोचकर दोनों दहशत में थे। क्योंकि लॉन्ड्री में कपड़ों के अलावा कुछ भी डालना मना था, उनके पास इसे हटाने का कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे उन्होंने बंदूक को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। कुछ देर बाद एक्सपेरिमेंट ने उन्हें एक इनाम दिया, कनेक्शन टाइम। अपने अपनों के छोटे से वीडियो मैसेजेस। माइक को उसकी बहन का मैसेज मिला। उसने बताया कि मम्मी पापा कैसे हैं और ऐसे ही कह दिया कि उसे लगा था कि माइक और केट अब साथ नहीं हैं। उसका चेहरा देखकर माइक का मूड तुरंत खुशनुमा हो गया। फिर केट की बारी आई। उसके स्क्रीन पर अपने आप उसके पिता का वीडियो चलने लगा। एक ऐसा आदमी जो सालों पहले उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। अब वो किसी होमलेस शेल्टर में रह रहा था। वो उससे बड़ी नरमी से बात कर रहा था, बता रहा था कि वो जिंदा है और अच्छी हालत में है। लेकिन केट पैनिक हो जाती है। वो वीडियो ना तो पॉज हो सकती थी, ना स्किप और ना ही म्यूट। उसने अपना चेहरा छुपाया और बाथरूम की दीवार के पीछे भाग गई और रोती रही जब तक उसके पिता की आवाज पूरे कमरे में गूंजती रही। माइक भाग कर गया और उसे संभाला जब तक वो रो रही थी। उस रात डर के मारे वो माइक से चिपकी रही और सो नहीं पाई। सुबह उसने अपना अलार्म इग्नोर कर दिया और पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रही, गहरे डिप्रेशन में डूबी हुई। सिर्फ अपने पिता की आवाज फिर से सुनने की वजह से वो हिल गई थी। केट ने आखिरकार माइक को सच बताया कि उसने अपने पिता को 10 साल से ज्यादा वक्त से नहीं देखा। उसने माना कि उसने हमेशा माइक से उनके बारे में झूठ बोला क्योंकि उसे बहुत शर्म आती थी और वो उस इंसान से डरती थी जो वो पहले हुआ करते थे। एक ऐसा बाप जिसने घर के सारे पैसे शराब में उड़ा दिए और उसके एक स्टेबल माहौल में बड़ा होने का हर मौका छीन लिया। अब 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा था, फिर भी केट ने बिस्तर से उठने से मना कर दिया। माइक जैसे तैसे अपना दिल बहलाने की कोशिश करता, अपनी पुरानी ड्राइंग पर उंगलियों से कुछ बनाता, अपने पजामास के वॉशिंग लेबल को बहुत ज्यादा इमोशन के साथ पढ़ता ताकि खुद को हंसा सके।
वो उस घुटन भरी बोर्डम से लड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने केट को मजाक करके खाना खिलाने की कोशिश भी की, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिरकार वो उसके पास बिस्तर पर लेट गया, इस उम्मीद में कि शायद उसके साथ होने से उसे सुकून मिले, पर वो अब भी सुन्न थी। कुछ रातें माइक सख्त फर्श पर ही सो जाता ताकि कुछ अलग महसूस कर सके। एक सुबह उसने केट से गिड़गिड़ाया कि वो अपना आइटम मंगवा ले। उसने मना कर दिया। वो और पैसे खोने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माइक, जिसकी दिमागी हालत अब बिगड़ रही थी, उसने माना कि उसे नहीं पता कि वो और कब तक ये झेल पाएगा। इस बात ने आखिरकार केट को बिस्तर से उठने पर मजबूर किया। नहाने से पहले उसने माइक से कहा कि अगर उसे सुकून मिलता है तो वो अपना दूसरा आइटम मंगवा सकता है, भले ही वो जानती थी कि इसकी कीमत $100,000 से ज्यादा होगी। माइक ने सिस्टम से एंटरटेनमेंट मांगा। अचानक दरवाजा खुला और एक नेकेड औरत अंदर आई। उसका नाम सिमोने था और उसे अंदाजा नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट असल में क्या है। उसने बताया कि वो बस एक एक्ट्रेस है जिसे इस अजीब काम के लिए हायर किया गया है और उससे काफी NDA साइन करवाए गए हैं। भले ही उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का है, पर उसके एजेंट ने कहा था कि शायद वो सिर्फ 24 घंटे ही अंदर रहेगी। केट तुरंत चिढ़ गई। उसकी प्रेजेंस से वो अनकंफर्टेबल थी। उसने माइक को मजबूर किया कि वो सिमोने को अपनी शर्ट दे ताकि वो खुद को ढक सके। सिमोने ने दीवार पर माइक की आर्ट देखी और उसके स्टाइल की तारीफ की, यहाँ तक कि उसके आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस को भी पहचान लिया, जिससे केट और भी ज्यादा चिढ़ गई। ये बिल्कुल वैसा आइटम नहीं था जिसे केट चाहती थी कि माइक चुने। जब रात हुई, माइक ने फर्श पर सोने का ऑफर दिया ताकि दोनों औरतें बिस्तर पर सो सके। सिमोने ने कहा कि वो जागकर पहरा देगी जब वो सोएंगे। केट इस बात से परेशान हो गई कि वो दोनों एक दूसरे से इतनी तमीज से बात कर रहे हैं और आखिर में उसने फैसला किया कि तीनों बिस्तर शेयर कर सकते हैं जब तक वो बीच में सोए। फिर भी वो पूरी रात करवटें बदलती रही, रिलैक्स नहीं कर पाई। अगली सुबह केट की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर की जगह खाली थी। सिमोने गई नहीं थी, वो शावर में थी। अपनी एंजाइटी से तंग आकर केट ने एक एंटी स्ट्रेस आइटम ऑर्डर किया। मशीन ने एक छोटा बॉक्स दिया जिसमें 3 नशा करने वाली गोलियां थी। केट ने एक खाली, एक सिमोने को दी और काफी हिचकिचाहट के बाद माइक भी आखिरी गोली लेने के लिए राजी हो गया। जल्द ही तीनों पूरे कमरे में पागलों की तरह नाच रहे थे, बिना रुके हंस रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें आखिरकार जिंदा हो गई हों। हेलुसिनेशन ने उन्हें निडर बना दिया। वो एक ग्रुप किस में खो गए। वो उस पल के नशे में शब्द भूल गए, लेकिन अचानक वो नशा एक अजीब मोड़ लेने लगा। माइक एक भयानक बुरे सपने में फंस जाता है। उसे छत से खून टपकता हुआ दिखता है। उसे महसूस होता है कि पानी चारों तरफ से उसे घेर रहा है और वो देखता है कि उसका छोटा भाई सतह के नीचे डूब रहा है। ठीक उसके बगल में दोनों औरतें उसे पकड़ लेती है, उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डर जाता है और कमरे से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगता है। साथ ही शाह और डूबने के बारे में कुछ बड़बड़ाता रहता है। केट उसे खींचकर बिस्तर तक ले जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है जब तक नशा नहीं उतर जाता और वो थक कर सो नहीं जाता। बाद में सिमोने चुपके से केट से पूछती है कि माइक का क्या मतलब था। केट असलियत बताती है। माइक का छोटा भाई शाह उनके फैमिली पूल में डूब गया था जब माइक को उस पर नजर रखनी थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि माइक उस दिन नशे में था, एक ऐसा पछतावा जो उसे तब से खाए जा रहा है, इसीलिए वो गोली लेने से हिचकिचा रहा था। सिमोने फिर नरमी से पूछती है कि केट और माइक पहली बार कैसे मिले थे। केट एक उदास मुस्कुराहट के साथ वो बारिश वाली दोपहर याद करती है जब उसके पास छाता नहीं थी। माइक उसके पास आया, अपने हाथ हवा में उठाए और कहा कि वो बारिश की हर बूंद को पकड़ लेगा ताकि वो गीली ना हो। तब वो उसे धूप की तरह रोशन लगता था। जब माइक जागता है, वो सिमोने के साथ अपने दिल की बातें शेयर करता है। सिमोने उसे बताती है कि उसने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। दोनों अपने साझा दुख की वजह से एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं। सिमोने दिलासा देने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और जब केट की नजर पड़ती है, वो तुरंत इसका गलत मतलब निकाल लेती है। उसकी जलन फट पड़ती है। सिमोने पलटकर जवाब देती है और केट पर इनसिक्योर होने और अपने डर को दूसरों पर थोपने का इल्जाम लगाती है। एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है जब तक माइक आखिरकार दोनों पर चिल्लाता नहीं कि वो रुक जाएं और एक दूसरे से दूर हो जाए। केट माफी मांगने की कोशिश करती है, ये मानते हुए कि शायद उसने चीजों को गलत समझ लिया, लेकिन सिमोने एक मुस्कुराहट के साथ आग में घी डालती है और चिढ़ाती है कि शायद केट ने गलत नहीं देखा था। अगली सुबह माइक बीमार और थका हुआ महसूस करता है, पर केट अपने ही ख्यालों में खोई हुई इधर उधर घूम रही है। सिमोने जा चुकी है, लेकिन वो दीवार पर हरे क्रेयॉन से एक मैसेज छोड़ गई है जिसमें उसने माइक को उस एडवेंचरस रात के लिए थैंक यू कहा है। केट अपना आपा खो देती है जब माइक समझाने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं हुआ,
तो वो सुनने से मना कर देती है। माइक जोर देता है कि ये सब उस कमरे की एक और चाल है, गन की तरह। ये जगह उन्हें दिमागी तौर पर परेशान करने के लिए बनी है। गुस्से में आकर केट माइक को धक्का देती है। वो गिर जाता है और उसका सर टकराता है। बालों के पास से खून टपकने लगता है। वो पीछे हटता है। चोट सिर्फ शरीर पर नहीं, दिल पर भी लगी थी। वो उसे याद दिलाता है कि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं जब वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी, तब भी नहीं जब उसने अपने अमीर दोस्तों से रिश्ता तोड़ लिया सिर्फ इसलिए ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे, तब भी नहीं जब उसने कॉलेज छोड़ दिया ताकि वो उसके डिप्रेशन के वक्त उसके साथ घर पर रह सके। उसने इतना कुछ कुर्बान किया पर बदले में उसे सिर्फ इल्जाम और जलन मिली। केट टूटकर रोने लगती है और बार बार माफी मांगती है, पर उनकी बहस अचानक रुक जाती है जब माइक को चक्कर आने लगते हैं। उसके सिर की चोट अब असर दिखा रही थी। उसका विजन धुंधला हो जाता है और उसकी आंखों में डर दिखता है। उसे यकीन है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन केट उनके पास मौजूद अकेली चीज वो फीका मील शेक लेकर उसके पास भागती है। वो उसे पीने के लिए गुजारिश करती है, ये कहते हुए कि ठीक होने के लिए उसे सिर्फ चीनी की जरूरत है। फिर वो उसके जख्म पर टॉवल दबाती है और उसे याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी जाएगी। माइक उसे हैरानी से देखता है। उसके शब्द दिलासा देने वाले नहीं बल्कि क्रूर लग रहे थे। एक पल के लिए वो सोचता है कि क्या सच में वो उसकी फिक्र करती है या उसे उसकी जान से ज्यादा पैसे की चिंता है। खुशकिस्मती से खून अपने आप रुक जाता है। जख्म काफी छोटा निकलता है, लेकिन जो चीज माइक को डराती है वो चोट नहीं है, वो ये ख्याल है कि अगर जख्म गहरा होता तो केट किस हद तक जा सकती थी। क्या वो उसे सिर्फ प्राइज मनी के लिए मरने छोड़ देती? ये एहसास उसे एक झटके की तरह लगता है। इस जगह ने उन्हें अजीब बना दिया है और पैसा इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। माइक फैसला करता है कि वो हार मान रहा है और जा रहा है। केट मना कर देती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसके लिए ये आसान है क्योंकि वो अमीरी में बड़ा हुआ है। उसके लिए पैसा कभी सर्वाइवल की बात नहीं थी जैसा केट के लिए था। फिर डर और डिप्रेशन में कांपते हुए वो बिस्तर के नीचे से गन निकालती है और उस पर तान देती है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, पर सब कुछ खोने का डर उसकी समझ से ज्यादा मजबूत था। माइक पीछे नहीं हटता। वो गन को इग्नोर कर देता है और लाल बटन दबा देता है। केट ऊपर की तरफ गोली चलाती है और चिल्लाती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा खुलता है। माइक बाहर निकल जाता है। वो एक्सपेरिमेंट छोड़ देता है। जीत से 16 दिन पहले केट मायूसी में टूट जाती है। वो कई दिन बिना हिले डुले पड़ी रहती है, फिर शावर में रोते हुए बिखर जाती है। एक्सपेरिमेंट खत्म होने से 2 दिन पहले उसकी नजर दीवार पर माइक की बनाई हुई पुरानी रेन ड्रॉप वाली ड्राइंग पर पड़ती है। उस लड़के की याद में जिसने कभी उसे हंसाने के लिए बारिश से बचाया था। वो एग्जिट की तरफ बढ़ती है, लाल बटन पर अपना हाथ रखती है और वो भी कमरा छोड़ देती है। महीनों बीत जाते हैं। माइक जॉगिंग कर रहा होता है जब अचानक वो केट को एक बिल्डिंग से निकलते हुए देखता है। वो थम जाता है। इमैक्युलेट रूम के बाद से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। वो अपने पिता से मिलने गई थी। माइक को लगता है कि ये अच्छा है, शायद वो फिर से अपनी जिंदगी संवार रही है। वो साथ चलने और बात करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब माइक नरमी से पूछता है कि क्या वो आखिर तक कमरे में रुकी थी या पहले छोड़ दिया था, तो वो कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही वो दूर निकलते हैं, कैमरा पीछे हटता है और बिल्डिंग दिखती है, एक होमलेस शेल्टर। एंट्रेंस के पास एक बोर्ड बताता है कि शेल्टर ने हाल ही में अपना किचन फिर से बनवाया है, एक बड़े अनोनिमस डोनेशन की वजह से। केट की खामोशी का मतलब अब समझ आता है। वहीं दूसरी ओर इमैक्युलेट रूम के अंदर एक नया कपल उत्साह के साथ कदम रखता है। उन्हें यकीन है कि ये चैलेंज उनके लिए और भी आसान होगा। और इसी के साथ ये अजीब सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।